आप लोग किस टाइम पे ये वीडियो देख रहे हैं। हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। वी वर डूइंग द चैप्टर ऑफ ऑल डॉक्यूमेंटेशन। सो इसका पार्ट वन हमने कर लिया था। थोड़ा सा अगर मैं आपको रिकैप कराऊं तो पार्ट वन में स्लाइड 1 to 10 हमने कंप्लीट कर लिया था और इट हैज़ बीन अपलोडेड टू माय यूट्यूब चैनल ऑडिट विद सीए ओम गर्ग। तो आप वहां से इसको देख सकते हो। बिना टाइम वेस्ट किए मैं पार्ट टू शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। और पार्ट टू भी आप मान के चलो कुछ ऐसा ही रहेगा, कुछ इसी ड्यूरेशन का रहेगा, 45 to 50 मिनट्स का। चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ ओके है क्या। ओके ठीक है। चलिए तो फाइनली मैं शुरू कर रहा हूँ अपना एक नया वीडियो। ठीक है, पार्ट नंबर 2। होपफुली अभी तक आपको कोई डाउट नहीं है, और अगर है भी अगर तो आप मुझे ड्रॉप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है सर एग्जाम्पल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। सर डॉक्यूमेंटेशन के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि देखो सबसे पहले एक चार्टेड अकाउंटेंट क्या बनाता है, सबसे पहले वो स्ट्रैटेजी बनाता है। स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए वो क्या बनाता है, स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए वो प्लानिंग बनाता है। प्लानिंग को अचीव करने के लिए वो प्रोग्रामिंग बनाता है। ठीक है। और अगर इन केस अगर इन तीनों चीजों में अगर हमें कुछ चेंजेस करना पड़ जाता है तो हम ऑब्वियसली उसको चेंज करते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें आप चैप्टर 2 में पढ़ते हो। लेकिन मैंने आपको ये भी जिक्र किया था कि हम इन सबको डॉक्यूमेंट भी करते हैं। हम इन सबको डॉक्यूमेंट करते हैं एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 230। ठीक है। हम इसको डॉक्यूमेंट भी करते हैं एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट 230 कि हमने स्ट्रैटेजी किस बेसिस पे बनाया, हमने स्ट्रैटेजी बनाने के टाइम पे क्या क्या की डिसीजंस लिए थे। ठीक है। हमने प्लानिंग किस बेसिस पे किया और हमारा नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होने वाला है। प्रोग्रामिंग तो मैंने आपको पहले ही बोला था, प्रोग्रामिंग में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स होते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स, कौन सा काम कैसे होगा। ठीक है। वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर अगर कोई चेंजेस होते हैं तो ऑब्वियसली वो भी अकाउंट फॉर होते हैं, लेकिन हमें इन सबको डॉक्यूमेंट करना होता है। तो आप यही सब एग्जाम्पल्स यहाँ पे मार्क कर सकते हो जो भी आपको ईजी लगे। ठीक है। आप अपने हिसाब से मार्क कर सकते हो। देखो मैम, प्रोग्राम आ गया, एनालिसिस, हम कोई भी अगर हम एनालिसिस करते हैं तो वो भी आ गया। कोई मेमोरेंडा, मेमोरेंडा मतलब अगर हमने कोई एक्सप्लेनेशन मांगी है क्लाइंट से। ठीक है। एक्सप्लेनेशन फ्रॉम क्लाइंट। ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे आ गई। सिग्निफिकेंट मैटर्स की समरीज। ठीक है। कंफर्मेशन, ये आप पढ़ते हो ऐसे 505 में या ऐसे 580 में। ठीक है। कंफर्मेशन, कंफर्मेशन इधर आ गया 505 में और रिप्रेजेंटेशन इधर आ गया। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट कहीं ना कहीं प्रोग्राम एक ही चीज़ होती है। चेकलिस्ट और प्रोग्राम एक ही चीज़ होती है। और जो भी हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ है, करस्पॉन्डेंस, जो भी हमारे हमारे और क्लाइंट के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हुआ है। तो ये सारे आप एग्जाम्पल्स याद रख सकते हो, इजी है। देखो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो यही है, स्ट्रैटेजी है। ठीक है। प्लानिंग है, प्रोग्रामिंग है, चेंजेस है। ठीक है। और आप इसके अलावा आप एनालिसिस ध्यान रख सकते हो। देखो डॉक्यूमेंटेशन तो हम किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा कोई इफ एंड बट नहीं है। ठीक है। कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स है उसके समरीज आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो। कंफर्मेशन जो आपने लिए हैं, रिप्रेजेंटेशन जो आपने लिए हैं, ईमेल्स के जरिए जो कम्युनिकेशन हुआ है वो सब डॉक्यूमेंट कर सकते हो। ठीक है। एग्जाम्पल्स। ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, वो आप ध्यान रखिएगा। ऑडिटर में इंक्लूड कॉपीज ऑफ द एंटिटीज रिकॉर्ड as part of the documentation. Audit documentation is not a substitute for the entities accounting records. ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये क्या बोल रहा है कि चार्टेड अकाउंटेंट मतलब जो प्रैक्टिशनर है वो चाहे तो अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में वो चाहे तो अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में कॉपी रख सकता है। यहाँ पे फोटो कॉपी की बात हो रही है, ओरिजिनल की बात नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ओरिजिनल की बात नहीं हो रही है। रख सकता है। किसकी कॉपी रख सकता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की। ठीक है, रख सकता है, रख सकता है। ठीक है। क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की फोटोकॉपी रखेगा तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रख सकता है क्योंकि उसके बेसिस पे ही वो बहुत सारे डिसीजंस लेता है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
अब कल चल के ऐसा क्लाइंट नहीं कह सकता, अरे यार आपके पास तो सर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की फोटोकॉपी है ना, तो अब मैं ओरिजिनल मेंटेन क्यों करूं, मैं ओरिजिनल डिस्कार्ड कर दे रहा हूं। तो ऐसा क्लाइंट नहीं कह सकता है। मेरी बात सुनिएगा बहुत आराम से। चार्टेड अकाउंटेंट अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में कॉपी मेंटेन कर सकता है, किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, किसकी? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की। ओरिजिनल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ओरिजिनल तो आपका क्लाइंट ही मेंटेन करेगा। लेकिन क्या क्लाइंट ऐसा कह सकता है क्या कि सर अब हम ओरिजिनल क्या कर रहे हैं, डिस्कार्ड कर रहे हैं? ठीक है, क्यों डिस्कार्ड कर रहे हैं? क्योंकि आप ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हो, अगर हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे मांग लेंगे। तो ऐसा क्लाइंट नहीं कह सकता है। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ऑडिटर नीड नॉट इंक्लूड इन डॉक्यूमेंटेशन सुपरसीडेड ड्राफ्ट ऑफ वर्किंग पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सुपरसीडेड मतलब, सुपरसीडेड मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मेरे पास दो वर्किंग पेपर्स हैं। ठीक है, मेरे पास दो वर्किंग पेपर्स हैं, एक ये है और एक ये है, और ये दोनों ही एक ही एरिया को रिलेट कर रहे हैं, ये दोनों ही एक ही एरिया को रिलेट कर रहे हैं। तो मैं चाहूं तो एक वर्किंग पेपर्स को मैं हटा सकता हूं, इसको बोलते हैं सुपरसीडेड ड्राफ्ट। ठीक है, मतलब मेरे पास दो वर्किंग पेपर्स हैं और ये दोनों वर्किंग पेपर्स एक ही एरिया को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों में एक ही जैसा एविडेंसेस है। ठीक है, तो मैं एक वर्किंग पेपर्स को डिस्कार्ड कर सकता हूँ, क्योंकि हमें बहुत बल्कि भी नहीं करनी ना डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, और हमें डॉक्यूमेंटेशन में वो सारी चीजें भी इंक्लूड नहीं करनी जो चीज इनकम्प्लीट हो, या फिर हमारी सिर्फ एक सोच हो। ठीक है, या प्रीवियस कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, करेक्टेड फॉर एरर्स। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें अपने डॉक्यूमेंटेशन में नहीं रखनी है। मैंने क्या क्या चीजें बोली? सुपरसीडेड ड्राफ्ट, ठीक है, वर्किंग पेपर्स के, वो सारी चीजें आपको नहीं रखनी है, बल्कि हो जाएगा इससे। कुछ ऐसे नोट्स जो इनकम्प्लीट हैं, जिसमें सिर्फ आपकी प्रीलिमिनरी थिंकिंग है। ठीक है, या कुछ पहले डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो करेक्ट हो गए हैं। ठीक है, या कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स करेक्टेड फॉर टिपिकल टिपिकोग्राफिकल और अदर एरर्स एंड डुप्लीकेट्स फॉर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीजें हैं कि आपको अपने डॉक्यूमेंटेशंस में ये सारी चीजें नहीं रखनी है, अदरवाइज बल्कि हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, टाइमली प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। हमें अपना डॉक्यूमेंटेशन टाइमली प्रिपेयर करना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑडिटर शैल प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन ऑन टाइमली बेसिस। ठीक है, इट हेल्प्स टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट। सही बात है, अगर हम डॉक्यूमेंटेशन टाइमली मेंटेन करेंगे तो उससे हमारी ऑडिट की क्वालिटी अच्छी होगी। मैंने आपको आज या कल, जब जब भी मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, तो मैंने उस पे बाकायदा आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि ऑडिट के 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग, और हर फेजेस को हम डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है, हर फेजेस अपने में इंपॉर्टेंट है, हर फेज अपने में ही एक इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। तो हर फेजेस में जो भी हम डिस्कशंस कर रहे हैं, जो भी हमारे कॉन्वर्जेशंस हो रहे हैं, जो भी हमने की डिसीजंस लिए हैं, हम सब डॉक्यूमेंट करते हैं। तो अगर हम डॉक्यूमेंट टाइमली बेसिस पर नहीं बनाएंगे, तो इससे हमारी कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। और अगर हम टाइमली बेसिस पे बनाएंगे तो इससे हमारी क्वालिटी क्या हो जाएगी? बेटर हो जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड, ऑब्वियसली काम करने के बाद अगर आप डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बाजार गया और मैं जो जो सामान खरीद रहा हूँ, मैं उसी समय एक लिस्ट मेंटेन करता चला जा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा? काम में एक्यूरेसी आती है। इससे क्या होगा? काम में एक्यूरेसी आती है। लेकिन मैंने कई सारे सामान खरीद लिए, मैंने ग्रोसरी भी खरीद ली। ठीक है, आप रिलेट कीजिएगा इसको ऑडिट से। मैंने ग्रोसरी भी खरीद खरीद ली। ठीक है, मैंने पेट्रोल भी डलवा लिए। ठीक है, मुझे कुछ क्रॉकरीज खरीदनी थी, वो भी मैंने खरीद ली। ठीक है, मुझे कुछ अदर कुछ आइटम्स लेने थे, मैंने वो भी खरीद लिए। ठीक है, तो मैंने इतने सारे सामान खरीदे। ठीक है, अब मैं घर आ रहा हूँ, अब मैं बिल बना रहा हूँ, क्या क्या चीज कितने का आई थी। तो कहीं ना कहीं अब उतनी एक्यूरेसी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, आ, इतना याद नहीं रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उतनी एक्यूरेसी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि अगर आप काम होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहे हो, तो ऐसा चांसेस है कि उसमें एक्यूरेसी लैक करे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन आपको टाइमली प्रिपेयर करना है। ठीक है, टाइमली आप प्रिपेयर करोगे तो उससे आपकी ऑडिट की क्वालिटी इंहांस होगी। तीसरा, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन काम होने के बाद प्रिपेयर करते हो, तो ये आपके लिए कम एक्यूरेट होगा, लेस एक्यूरेट होगा। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था ऑडिट फाइल क्या होती है। ठीक है, तो ऑडिट फाइल मतलब जिसमें आप, जैसे मैंने प्लानिंग में जो जो चीजें की, मैंने उसको क्या कर लिया? डॉक्यूमेंट कर लिया। एग्जीक्यूशन में
मैंने जो जो ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए और जो जो एविडेंसेस पाया मैंने उसको डॉक्यूमेंट कर लिया। रिपोर्टिंग फेज में मेरा क्या कंक्लूजन रहा, मेरा क्या कंक्लूजन रहा, मेरा क्या कंक्लूजन रहा, मैंने उसको भी डॉक्यूमेंट कर लिया। ठीक है। अब ये सारी चीजें मैं कहीं एक जगह रखूंगा ना, ऐसा तो नहीं है ना कि बस कहीं पे भी मैंने फैला के रख दिया, प्लानिंग का अलग फेंक दिया, ऐसे नहीं कर सकता, मैं एक जगह रखूंगा। तो एक जगह जो रखूंगा उसी को बोलते हैं फाइल। आप एक जगह जहां पे ये सारी चीजें रखोगे इसी को बोलते हैं फाइल, इसी को बोलते हैं फाइल। और ये फाइल एक ही क्लाइंट की होगी, ठीक है, स्पेसिफिक क्लाइंट की होगी। ऐसा नहीं है कि इसी एक फाइल में आपने दो चार क्लाइंट का, मतलब एक्स वाई जेड, आपके मान लीजिए 3 क्लाइंट है, आपने तीनों क्लाइंट का जोड़ दिया। भाई देखो, पहली बात तो डॉक्यूमेंटेशन, पहली बात तो 200-300 पेज का होता है, ठीक है। तो आप सोचो ना कितनी बल्कि हो जाएगी, ठीक है, और आपको ढंग से कुछ मालूम भी नहीं चलेगा, ठीक है, अगर आप सारे क्लाइंट का मिक्स कर दोगे तो। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इससे डिसीजन लेते हो, आप इससे कंक्लूजन बनाते हो, आप इससे काम बांटते हो। आप अगर सारे क्लाइंट का मिक्स कर दोगे, आप ही के लिए दिक्कत होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए होता है, ठीक है, और ये फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन हो सकता है। फिजिकल फिजिकल मतलब मैनुअली, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो दो तीन चीजें हैं, क्या क्या, कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, मतलब ऑडिट फाइल क्या होती है, कि हमने अभी तक जो जो काम किया, ठीक है, हम हर काम को क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, एक जगह डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ऑडिट फाइल बोलते हैं। ऑडिट फाइल हमेशा स्पेसिफिक क्लाइंट की होगी, ठीक है, आप दो चार क्लाइंट का फाइल मिक्स नहीं कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है, असेंबली, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। देखिए मेरी बात को समझिएगा बहुत आराम से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। असेंबली का मतलब पहले समझते हैं। असेंबली का मतलब ये है कि आप आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर है, मतलब आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर है। मेरी बात सुनिएगा बहुत आराम से। आपका डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। असेंबली का मतलब है इस डॉक्यूमेंटेशन को सीक्वेंस में अरेंज करना, ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है, इसी को बोलते हैं असेंबली। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरी बात बहुत आराम से सुनिएगा, जितना आप अटेंटिव रहोगे उतना आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सब देखिए कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपकी ऑडिट चली 1 से 31 मार्च, ठीक है। तो इन 2 महीनों में आपने ऑब्वियसली अपना डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया होगा, और डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे ही आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू किया होगा 31 मार्च को, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन आपका प्रॉपर अरेंज ना हुआ हो, ठीक है, अरेंज करने का मतलब आप समझ रहे होगे, प्रॉपरली अरेंज नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आपको 60 दिन का टाइम मिलता है, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, 60 दिन का टाइम मिलता है कि आप अपने ऑडिट रिपोर्ट को, सॉरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को आप ठीक तरीके से अरेंज कर पाओ। सर अरेंज का मतलब, देखो, जैसे हर चीज का एक तरीका होता है, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। इसमें आप कोई नए ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा रहे हो, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। जैसे आपके पास डॉक्यूमेंटेशन था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन था, और आपने डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, मतलब वो ऑडिट खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी आपके पास 60 डेज का टाइम है कि आप उसको अरेंज कर पाओ। बहुत आराम से मैं आपको बात को समझा रहा हूँ, सुनिएगा। जब आप ऑडिट कर रहे थे, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि हर एक चीजों को मैं प्रॉपरली ऑर्डर में मेंटेन करूं, ठीक है, इंडेक्स का ध्यान रखूं, पेज नंबर का ध्यान रखूं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। इसी वजह से आपको 60 दिन का टाइम दिया गया है कि आप ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद आप एक फाइल प्रॉपरली बनाओ, ठीक है, और जो भी आपने ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किए हैं, आप इसको सीक्वेंस में अरेंज कर लो।
आप उसको सीक्वेंस में अरेंज कर लो, इसी को बोलते हैं असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हमारे घर में जब शादी का, देखो मैं शादी इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि हम उससे रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। जब हमारे घर में शादी का माहौल होता है, कितने खर्चे होते हैं और कितने बिल निकलते हैं, ठीक है। कभी ये खर्चा, कभी वो खर्चा, कितने खर्चे होते हैं। लेकिन हम क्या एक जगह प्रॉपर्ली उसको मेंटेन कर पाते हैं, सजा सजा के, पेज नंबर डाल डाल के, इंडेक्स डाल डाल के नहीं मेंटेन कर पाते हैं। हाँ, हम रख लेते हैं अपने पास, बिल हमारे पास सारे होते हैं, कोई गायब नहीं होता है, और एक जगह हम लोग रखते हैं उसको, एक जगह किसी ड्रॉअर में या किसी एनवेलप में हम लोग रखते हैं, लेकिन क्या उसको सीक्वेंस में अरेंज कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। शादी वादी एक बार हो जाती है, तब फिर बिल लेके बैठते हैं, अरेंज करते हैं, पेमेंट करते हैं, सेटल करते हैं, ठीक है। फिर पूरा टोटल करते हैं, उसी को बोलते हैं असेंबली करना, ठीक है। तो ये होती है असेंबली। तो सुनिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। एसक्यूसी वन, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये स्लाइड पूरी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। एसक्यूसी वन रिक्वायर्स फर्म्स टू एस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर द टाइमली कंप्लीशन ऑफ असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। एसक्यूसी वन बोलता है कि एक सीए फर्म को पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बनाने चाहिए ताकि वो अपनी असेंबली टाइमली कर पाए, ठीक है, जो मैंने अभी बोला था असेंबली। और वो टाइम लिमिट क्या है? नॉट मोर देन 60 days आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मतलब ऑडिट रिपोर्ट आपने जिस दिन दिया है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लेते हैं आपने 31 मार्च को ऑडिट रिपोर्ट दिया है, तो यहां से लेकर 60 दिन, 60 दिन ये मैक्सिमम डेज है, ठीक है, तो यहां से लेकर 60 दिन, मेरे हिसाब से ये 30 मई आएगा। तो 30 मई के पहले पहले आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की असेंबली मेंटेन करनी है, ठीक है। ठीक है। आफ्टर द असेंबली हैज बीन कंप्लीटेड द ऑडिटर शैल नॉट डिलीट और डिस्कार्ड, ठीक है। अगर आपने एक बार असेंबली कर ली, आपने एक बार ऑडिट फाइल मेंटेन कर ली, आप उसमें कोई चीज फिर हटा नहीं सकते हो, ठीक है। फिर आप उसके बाद कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको जो भी चेंजेस करना है आप असेंबली में चेंजेस कर लो, लेकिन आप असेंबली के बाद फिर आप उसमें कोई डिलीट या डिस्कार्ड नहीं कर सकते हो। फिर एसक्यूसी वन रिक्वायर्स फर्म्स टू एस्टेब्लिश पॉलिसी प्रोसीजर फॉर द रिटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। द रिटेंशन पीरियड इज नो शॉर्टर देन 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट विच एवर इज लेटर। सुनिए, देखिए पहला पॉइंट तो क्लियर है, दूसरा पॉइंट भी क्लियर है और तीसरा पॉइंट भी क्लियर है। मैं चौथा पॉइंट समझा रहा हूँ आपको। ये जो आपने ऑडिट फाइल बनाई है, ये जो आपने ऑडिट फाइल बनाई है, आप इसको मेंटेन करोगे। अब ये नहीं है कि हाँ 2-3 महीना रखा और फेंक दिया, नहीं, आप इसको मेंटेन करोगे 7 साल तक, 7 साल तक। ये 7 साल कहाँ से काउंट होगा? जिस दिन आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू की थी, जिस दिन आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू की थी, ये वहां से काउंट होगा। लेकिन अब ये चीज क्या लिखा हुआ है, और ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट विच एवर इज लेटर, ठीक है, इसको समझा रहा हूँ मैं, सुनिए। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ठीक है। मान लेते हैं, मान लेते हैं कि आप, जैसे आपको इतना तो पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है, ठीक है। कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी मतलब एक ग्रुप कंपनी है जो बहुत सारे अनरिलेटेड बिजनेस में काम करती है। मान लेते हैं कि आपने रिलायंस के किसी ग्रुप कंपनी की ऑडिट की। मान लेते हैं कि आपने रिलायंस ट्रेंड्स की ऑडिट की, ठीक है, रिलायंस ट्रेंड्स की ऑडिट की। अब रिलायंस ट्रेंड्स, लेकिन मेन कंपनी कौन है? रिलायंस, ठीक है। अब एग्जांपल समझिएगा, रिलायंस ट्रेंड्स की आपने ऑडिट की 31 मार्च 2024 को, ठीक है, और इसकी ऑडिट रिपोर्ट भी उसी दिन इशू हो गई। तो आइडियली रिलायंस ट्रेंड्स का ऑडिटर इसकी ऑडिट रिपोर्ट कब तक, सॉरी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कब तक मेंटेन करेगा? 7 साल, ठीक है। तो 7 साल क्या हो गया, मतलब 31 मार्च 2031 तक मेंटेन करेगा। लेकिन मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ऑडिट जो हुई है, वो हुई है 30 अप्रैल 2024 को, ठीक है। तो नॉर्मली जो रिलायंस का ऑडिटर होगा वो ऑडिट फाइल कब तक मेंटेन करेगा? वो ऑडिट फाइल मेंटेन करेगा 30 अप्रैल 2031 तक। तो यहां पे रिलायंस ट्रेंड्स के ऑडिटर को भी अपनी ऑडिट फाइल
30 अप्रैल 2031 तक मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब 30 दिन ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विच एवर इज लेटर आ गया। आपको सिर्फ अपना नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि भाई ग्रुप कंपनी या ग्रुप कंपनी के ऑडिटर, ठीक है, ग्रुप कंपनी का ऑडिटर कब तक मेंटेन कर रहा है, आपको ये भी देखना है कि ग्रुप कंपनी का ऑडिटर भी कब तक मेंटेन कर रहा है, फिर उसके हिसाब से आपको मेंटेन करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये रिलायंस ट्रेंड है। रिलायंस ट्रेंड की ऑडिट हुई है 31 मार्च 2024 को, तो आइडियली 7 साल मतलब 31 मार्च 2031। लेकिन जो मेन कंपनी रिलायंस, उसकी ऑडिट हुई है 30 अप्रैल 2024 को, तो इसका 7 साल कंप्लीट होता है 30 अप्रैल 2031। तो ये जो रिलायंस ट्रेंड्स का ऑडिटर है, ये भी अपनी ऑडिट फाइल मेंटेन करेगा 30 अप्रैल 2031, क्योंकि यहाँ पे विच एवर इज लेटर लिखा है, मतलब वो 30 दिन और मेंटेन करेगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो आई थिंक ये स्लाइड आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, एक बार इस स्लाइड को गो थ्रू कीजिए एक बार। चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। एक सेकंड रुकिएगा बस। ठीक है, अभी मैंने आपको एक चीज बोला था। क्या बोला था? कि हम असेंबली करते हैं किसकी? अपने ऑडिट फाइल की। हम असेंबली करते हैं किसकी? अपने ऑडिट फाइल की। अच्छा, लेकिन हम असेंबली के टाइम पे, मैंने आपको जस्ट बोला था, हम असेंबली के टाइम पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन एक बार असेंबली हो गई उसके बाद हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? हम असेंबली के टाइम पे कुछ चेंजेस, मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, सारे चेंजेस में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन एक बार असेंबली हो गई तब हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब सर क्वेश्चन ये आता है कि हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। फिर से मैं क्या बोला? सर आप जब असेंबली कर रहे हो, आप असेंबली के दौरान कुछ चेंजेस कर सकते हो, लेकिन एक बार असेंबली हो गई फिर आप कोई डॉक्यूमेंट, कोई चीज डिलीट या डिस्कार्ड, मतलब कोई तरीके का चेंज आप नहीं कर सकते। वैसे भी असेंबली में भी आप वैसे भी कोई चेंजेस वैसे भी नहीं अलाउड है, लेकिन छोटे मोटे चेंजेस अलाउड हो जाते हैं। अब वो क्या चेंजेस अलाउड होते हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कि असेंबली के टाइम, ये टॉपिक क्या है कि सर असेंबली के टाइम पे क्या क्या चेंजेस एक डॉक्यूमेंटेशन पे या एक ऑडिट फाइल में अलाउड होते हैं। ये स्लाइड क्या बोल रही है? ये स्लाइड ये बोल रही है असेंबली के टाइम पे ऑडिट फाइल में क्या क्या चेंजेस अलाउड होते हैं। ठीक है, सारे चेंजेस अलाउड नहीं होते हैं, कुछ चेंजेस अलाउड होते हैं, और एक बार असेंबली हो गई उसके बाद तो और भी चेंजेस अलाउड नहीं है। अच्छा, अब ये स्लाइड क्या बोल रही है कि जो सुपर सीडेड डॉक्यूमेंट है, तो मैंने आपको कुछ टाइम पहले भी पढ़ाया था, जो सुपर सीडेड डॉक्यूमेंट है आप उसको डिलीट कर सकते हो, डिस्कार्ड कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपके दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल ए और आर्टिकल बी। इन दोनों ने ही आपको एविडेंस लाके दिया सेल्स का, और दोनों ही एविडेंसेस एक समान है। ठीक है, मतलब दोनों ने ही एक ही एरिया को पकड़ा और एक ही इनवॉइस को पकड़ा। आप ऐसे समझो ये एक ही इनवॉइस की बात कर रहे हैं। एक तरीके से ये एविडेंस डुप्लीकेट हो गया, ऐसे आप समझो एक तरीके से ये एविडेंस डुप्लीकेट हो गया। अब दो एविडेंस रखने का मतलब नहीं है, ठीक है, काम दो लोग ने किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन एविडेंस तो डुप्लीकेट हो गया ना, तो इसलिए हम उसको क्या कर देंगे? डिलीट या डिस्कार्ड कर देंगे। दूसरा, मैंने आपको पहले ही बोला, आप सॉर्टिंग करते हो, क्रॉस रेफरेंस लगाते हो, कोलैट करते हो। क्रॉस रेफरेंस या सॉर्टिंग करने का मतलब आप समझते ही होगे। अगर मैं सिंपली आपको बोलूं, तो जैसे आप क्या कर सकते हो ना, कि आप क्रॉस रेफरेंस कर सकते हो। जैसे आपको कुछ एविडेंस मिला, ठीक है, तो एविडेंस का मान लेते हैं आपने वर्किंग पेपर्स लगाया पेज नंबर 34 पे, ठीक है। अब ये एविडेंस किस वजह से मिला? क्योंकि आपने कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स लगाया था,
अब वो ऑडिट प्रोसीजर आपने क्या लगाया था, उसका डॉक्यूमेंटेशन आपने मेंटेन किया है पेज नंबर 43 में। तो आप इन दोनों पेज नंबर पे क्रॉस रेफरेंस लगा सकते हो कि ये एविडेंस ऑब्टेन हुआ इस वाले ऑडिट प्रोसीजर की वजह से। इसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस करना। सॉर्टिंग का मतलब हो गया प्लानिंग फेज का आप अलग डॉक्यूमेंट कर सकते हो, एग्जीक्यूशन का अलग कर सकते हो, रिपोर्टिंग का अलग कर सकते हो, वो चीज है। साइनिंग ऑफ, आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर या चेकलिस्ट के अंदर आप अपने जो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स हैं आप मुझसे साइन करा सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको जो लेक्चर 1 था उसमें भी समझाया था कि जब ऑडिट प्रोग्राम बनता है, जब चेकलिस्ट बनती है, तो हम काम बांटते हैं। ठीक है, तो हमने किसको क्या क्या काम बांटा हम उसे साइन भी करा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम चेकलिस्ट में भी कर सकते हैं और ऐसा हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में भी कर सकते हैं। ठीक है, कि हम उसे साइन करा सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल प्रोसीजर है। ठीक है, डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस दैट ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड, डिस्कस्ड एंड एग्रीड विद द रेलेवेंट मेंबर्स। ऐसा हो सकता है कि हम जब ऑडिट कर रहे थे तो हमने कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ एविडेंसेस के ऊपर पहले से ही हमने जो है कॉन्वर्जेशन किया था, उस समय हम उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए थे। ठीक है, हमने पहले ही एग्रीड कर लिया था कि हम इसको अपने डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपीज ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे मान लेते हैं कॉपीज ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो हमने पहले से एग्री कर लिया था कि इस वाले ऑडिट के दौरान हम इसकी कॉपी रिकॉर्ड में लेंगे। ठीक है, अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। ठीक है, लेकिन उस समय हम नहीं रख पाए थे, लेकिन पहले से एग्री था ना। ठीक है, पहले से एग्रीड था। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, अपने उसमें ऑडिट फाइल में रख सकते हो। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो चार्टेड अकाउंटेंट अपने ऑडिट फाइल में क्या क्या चेंजेस कर सकता है, तो ये सब चेंजेस कर सकता है। जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको डिलीट कर सकता है, क्रॉस रेफरेंस लगा सकता है। ठीक है, जो जो काम जिसने किया है उनसे साइन करा सकता है। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो सारे डॉक्यूमेंट्स बाद में लगा सकता है, जिसमें आपस में पहले से एग्रीमेंट हो गया था कि हम उसको बाद में लगाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, तो ठीक है, जो सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं हम उसको भी डॉक्यूमेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग फॉर्म कंटेंट इज द एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट मेड वेयर सिग्निफिकेंट सर्व्स टू एक्सप्लेन द ऑडिटर कंक्लूज। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें बोल रहा है कि हमने जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स फेस किए हैं और उस सिग्निफिकेंट मैटर्स में हमने जो जो सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए हैं हम उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। हमारा क्या क्या कंक्लूजन था, हमारा क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे, ठीक है, हम वो सब चीजें डॉक्यूमेंट करेंगे। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, इसमें देखिए क्वेश्चन आता है। इसमें क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। तो सर सिग्निफिकेंट मैटर्स वो होते हैं जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क अराइज होता है। सिग्निफिकेंट मैटर्स वो होते हैं जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क अराइज होता है। अब क्वेश्चन ये होता है सर सिग्निफिकेंट रिस्क का मतलब क्या हो गया। सर हम सिग्निफिकेंट मैटर्स या सिग्निफिकेंट रिस्क कब बोलेंगे कि सर हमने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाया और ऑडिट प्रोसीजर से हमें ये मालूम चल रहा है कि बाप रे बाप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, या फिर हमको इस तरीके से चीजें मालूम चली कि हमें अपना रिस्क असेसमेंट चेंज करना पड़ेगा। हमें अपना रिस्क असेसमेंट चेंज करना पड़ेगा। हमने पहले ऐसे 315 लगाया होगा, मेरी बात सुनिएगा। ऑडिट शुरू करने से पहले हमने 315 लगाया होगा। तो हम उसमें क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, आपने पढ़ा होगा। रिस्क असेसमेंट करते हैं। अब रिस्क असेसमेंट किया होगा, दो चीजें मालूम चली होगी, या तो रिस्क ज्यादा है या रिस्क कम है। ठीक है, लेकिन हम जब एग्जीक्यूशन करने पहुंचे तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया। हमने सोचा था रिस्क ज्यादा है, रिस्क कम निकला। हमने सोचा रिस्क कम है, रिस्क ज्यादा निकला, उल्टी बात निकली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना रिस्क असेसमेंट रिवाइज करना पड़ेगा। ये तो लिखा हुआ है, अपना रिस्क असेसमेंट रिवाइज करना पड़ेगा। अब आप सोचो ये छोटी बात है कि बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपने सोचा रिस्क कम है, रिस्क ज्यादा निकली। ठीक है, तो ये एक सिग्निफिकेंट रिस्क है। या सरकमस्टांसेस दैट कॉज ऑडिटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, या कुछ ऐसा एरिया है जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन या कुछ फ्रॉड, क्लाइंट कोई फ्रॉड करके बैठा है, कि वो एरिया ऐसा है, क्लाइंट ने इस तरीके से उसको ब्यूटीफुली छुपा रखा है कि हम उसमें कोई प्रोसीजर लगा ही नहीं पा रहे हैं, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट रिस्क है। ठीक है, या फिर हमें कुछ ऐसी फाइंडिंग्स मिली है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑडिट ओपिनियन को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, या कुछ ऐसी फाइंडिंग्स जिसकी वजह से आपकी ओपिनियन क्या हो जाए, मॉडिफाई हो जाए। तो ये सारे 3 ऐसे मैटर्स हैं जो सिग्निफिकेंट रिस्क को एक तरीके से अराइज करते हैं। ठीक है,
तो पहला चीज क्या है सर, हमने ऑडिट प्रोसीजर लगाया जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट उसमें हो सकती है। दूसरा, हमने ऑडिट प्रोसीजर लगाया और हमें ऐसा लगता है कि हमें अपना रिस्क असेसमेंट चेंज करना पड़ेगा। पहले हमें लगता था रिस्क कम है, लेकिन हम जब एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो हमें भर भर के रिस्क मिल रही है। तो हमें अपना रिस्क असेसमेंट चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपनी मटीरियलिटी को रिवाइज करना पड़ेगा। दूसरा, हालात ऐसे हैं कि हम ऑडिट प्रोसीजर लगा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि क्लाइंट का इतना कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, या क्लाइंट ने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किया है, या तीसरा, फाइंडिंग्स जिस वजह से मेरी ओपिनियन मॉडिफाई हो जाए। तो ये सारे केसेस हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। देखो, कंप्लीशन मेमोरेंडम की बात मैंने पहले ही की थी। कंप्लीशन मेमोरेंडम एक समरी है जो बताती है कि पूरे ऑडिट में आपने क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाई किए थे और उसको आपने कैसे एड्रेस किए थे। ठीक है, हम अगर किसी चीज की समरी मेंटेन करते हैं तो ये हमारे लिए इफेक्टिव और एफिशिएंट होता है, स्पेशली फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट। ठीक है, फिर से कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या है? कंप्लीशन मेमोरेंडम एक समरी है। ठीक है, मैंने आपको सुबह ही समझाया था कि जो हमारी ऑडिट फाइल होती है, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो नॉर्मली 200 से 300 पेज की बनती है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मुझे ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले मुझे एक इसका क्विक रिव्यू चाहिए। मुझे एक इसका क्विक रिव्यू चाहिए। अब मैं 200-300 पेज वापस पढ़ने बैठूंगा तब तो यार 2-3 घंटा चला जाएगा। तो मुझे इसका क्विक रिव्यू चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं 20 से 30 पेज की क्या कर सकता हूँ? एक समरी बना सकता हूँ। 20 से 30 पेज की मैं क्या कर सकता हूँ? समरी बना सकता हूँ। सर, उस समरी में आप क्या क्या लिखोगे? ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट मैटर्स और मैंने उसको कैसे एड्रेस किया। ऑब्वियसली फालतू चीज तो लिखूंगा नहीं, 20-30 पेज में तो मेन मेन चीजें लिखूंगा। ठीक है, अच्छा, और ये इफेक्टिव होता है ऑब्वियसली। अगर मेरे पास ये 20 से 30 पेज है तो ये मेरे लिए इफेक्टिव होगा, स्पेशली फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट। ठीक है, देखो छोटे ऑडिट में तो इतनी जरूरत नहीं होती है समरी वमरी बनाने की, लेकिन आप बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन देखो कॉम्प्लेक्स ऑडिट में जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि छोटे ऑडिट्स में तो क्या है, ठीक है, ऑडिट फाइल ही ज्यादा नहीं बनती है, छोटी मोटी फाइल बनती है। लेकिन लार्ज ऑडिट्स में तो फाइल बहुत बड़ी बनती है। ठीक है, 400-500 पेज की बनती है, कुछ कुछ केसेस में तो हजार हजार पेज की बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप कहाँ तक बार बार देखोगे। ठीक है, और छोटे मोटे क्लाइंट के केस में क्या होता है कि हमें इतना आइडिया होता है कि हाँ भाई, कहाँ जो है मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं। ठीक है, हमें आइडिया होता है। ठीक है, तो यही चीज लिखा हुआ है स्पेशली फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट। ठीक है, लास्ट, सर इन सारे डॉक्यूमेंटेशन का ओनरशिप किसके पास होती है? तो नो डाउट ये सारी ऑडिटर की ओनरशिप होती है। और मैंने आपको सुबह ही बोला था कि ऑडिटर चाहे तो कुछ एक्सट्रैक्ट क्लाइंट को दे सकता है, लेकिन हाँ, एक्सट्रैक्ट देने से पहले वो ये इंश्योर कर ले कि उससे उसके काम की वैलिडिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। मैंने आपको क्या बोला? डॉक्यूमेंटेशन की ओनरशिप किसके पास होती है? तो एज पर एसक्यूसी 1, डॉक्यूमेंटेशन की ओनरशिप ऑडिटर के पास होती है। डॉक्यूमेंटेशन की ओनरशिप ऑडिटर के पास होती है। ठीक है, लेकिन वो चाहे तो अपने डिस्क्रिप्शन पे ध्यान रखिएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा उसके साथ। अपने डिस्क्रिप्शन पे डॉक्यूमेंटेशन का कुछ पोर्शन या कुछ एक्सट्रैक्ट क्लाइंट को अवेलेबल करा सकता है, लेकिन अवेलेबल कराने के टाइम पे वो ध्यान रखे कि वो कुछ ऐसा वर्किंग पेपर्स ना दे दे जिससे उसके काम की वैलिडिटी पे डाउट आ जाए। जैसे मान लेते हैं कि ऑडिटर ने फ्रॉड को पकड़ा, और फ्रॉड को पकड़ने के लिए बहुत सारी चेकिंग की, बहुत होता है ना, बहुत फील्डिंग लगाई। अब क्लाइंट ने कहा सर हमको बताइए आपने फ्रॉड कैसे पकड़ा। अब ऑडिटर ने इमोशनली सारे पेपर्स दे दिए उसको कि हमने फ्रॉड कैसे पकड़ा। तो क्लाइंट तो होता है ना, अलर्ट हो जाएगा अगले साल से। तो ऐसा कुछ नहीं करना आपको। आप जब भी कोई एक्सट्रैक्ट दो, जब भी कोई पोर्शन दो, तो ये चीज का ध्यान रखो कि इससे आपके काम की वैलिडिटी पे कोई डाउट ना आए। ठीक है, चलिए, यहाँ पे ही हमारा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, और आई थिंक बस इतना ही था इसमें। मैंने पहले ही बोला था, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, और जो हमारा वीडियो 1 है, पार्ट 1 है, वो तो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो पार्ट 1 हमारा कुछ 52 मिनट्स का था, और ये वाला पार्ट आपका 34 मिनट्स अभी तक रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, तो आप मान के चलो 1.5 घंटे में आपका पूरा पूरा चैप्टर मैंने कवर कर दिया। ठीक है, अब आप इसको रिवीजन बोल रहे हो या रेगुलर बोल रहे हो, मैंने देखो, मैंने जब पार्ट 1 पढ़ाया तो मैंने पार्ट 1 बहुत स्लो पढ़ाया। मैंने उसमें सारी चीजें कवर कर दी। पार्ट 2 में मैं थोड़ा सा तेज गया, क्योंकि पार्ट 2 में मेरे लायक कुछ नया था। क्योंकि मैंने आपको सब कुछ पार्ट 1 में समझाया था, जैसे कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या होता है और डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, हर एक एक चीजें मैंने आपको समझा दी। तो मेरे लिए ज्यादा होता ना, मतलब
कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, सारी कॉम्प्लेक्सिटी मैंने रिलीज़ कर दी थी पार्ट 1 में ही। चलिए आप मुझे बताइएगा, आपका कैसा रिस्पॉन्स है, क्या फीडबैक है और आप कौन-सा चैप्टर चाह रहे हो जो जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ? चलिए होपफुली आपने सीखा होगा, समझा होगा। चलिए थैंक यू।